कल लास्ट क्लास में हमने देखा कि पाचन तंत्र देखा। तो पाचन तंत्र में हमने देखा था कि पाचन तंत्र में हमने देखा था दो भाग देखे थे। पहला भाग देखा था आहार नाल देखा था, और जो दूसरा भाग देखा था वह देखा था पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल में कल हमने समझा कि आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, और किस प्रकार से पाचन होता है, यह देख लिया था। फिर हमने ये भी देख लिया था ग्रंथियों से किस प्रकार से एंजाइम निकलते हैं, ये भी देखा था। पर ग्रंथियां नहीं देखा था कि ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती है और कौन सी ग्रंथियां कैसे एंजाइम को निकालती है। तो ग्रंथियां बेसिकली जो पाचन ग्रंथियां होती है, तीन प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती है। हमें तीन रूपों में इन पाचन ग्रंथियों को देखते हैं। ये तीन रूप होते हैं। सबसे पहली होती है लार ग्रंथि होती है। सेकेंड जो ग्रंथि होती है वह ग्रंथि होती है लिवर, तो लिवर देखने वाले हैं। और थर्ड देखने वाले हैं, वह देखने वाले हैं हम पेनक्रियास देखने वाले हैं। एक किस प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करती हैं और पाचन में सहायता करती हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है वह है लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि बेसिकली लार ग्रंथि होती तीन संख्या 6 में होती हैं लार ग्रंथि, और इनके 3 पेयर होते हैं लार ग्रंथियों के। ये तीन लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो पहली जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि होती है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि। फर्स्ट जो लार ग्रंथि होती है वो लार ग्रंथि होती है आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि। यह जो लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है मतलब लार्जेस्ट लार ग्रंथि। और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पहला क्वेश्चन यही आ गया आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपके पैरोटिड लार ग्रंथि। और जो स्थित कहाँ होती है, कान के नीचे स्थित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि। जो दिख रहा है वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। दिख क्या रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि यहाँ दिख रही है, तो वही सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और एक कहाँ, कान के नीचे स्थित होती है, और दो संख्याओं पर से होती है, मतलब एक इस साइड स्थित होती है, एक इस साइड इस कान के नीचे स्थित होगी और दूसरी दूसरे कान के नीचे। क्लियर। और इस ग्रंथि में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सेकंड ये बनता है कि कौन सी लार ग्रंथि होती है जहां पर यदि स्वेलिंग हो जाए तो एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम होता है मम्स, जिसे गलासौंध भी बोला जाता है या गलगंड भी कहा जाता है। गलासौंध भी कहा जाता है, या तो गलगंड कहा जाता है, या तो इसी को गलसुआ कहा जाता है। इसी को गलसुआ कहा जाता है। यही गलसुआ यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि, जो पैरोटिड ग्रंथि एक कान के नीचे वाली पैरोटिड ग्रंथि, यहाँ पर सूजन आप देख सकते हैं। और इस सूजन से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, मम्स रोग होता है। और मम्स रोग में इतना याद रखना, मम्स रोग में होता क्या है, मम्स रोग में मम पीने में दिक्कत होने लगती है। बेसिकली जल पीने में दिक्कत होने लगती है। याद रखें। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मम्स रोग अफेक्ट कहाँ करता है। तो अफेक्ट कहाँ करता है, पानी यहीं से पीना है हमको, ठीक, गले से ही उतरना चाहिए, तो यहाँ पर अफेक्ट करता है। क्लियर। तो फर्स्ट ग्रंथि आपने यहाँ देखी, कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि देखी। लार ग्रंथि में फर्स्ट ग्रंथि। सेकेंड लार ग्रंथि जो होती है, यह होती है आपकी सब मैंडिबुलर। उसके थोड़ी आगे और चले तो कौन सी ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर। यह भी दो संख्या उपस्थित होगी, एक इस साइड उपस्थित होगी और एक दूसरी साइड। इससे थोड़ी छोटी ये वाली रहेगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबलिंगुअल। तो तीन ग्रंथियां होती हैं। पहली, सबसे पहली कौन सी होती है, पैरोटिड, इसी में मम्स रोग होता है, और ये होती है लार्जेस्ट। सेकेंड जो ग्रंथि होती है वह होती है जबड़े के दोनों ओर सब मैंडिबुलर। यह मीडियम होती है। और नेक्स्ट जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, ये होती है सबलिंगुअल। इनके द्वारा एंजाइम का स्त्राव किया जाता है और पाचन में सहायता की जाती है। इनके द्वारा एंजाइम एमाइलेज का स्त्राव किया जाता है, जो पाचन में सहायता करते हैं, पाचन में सहायता करता है। और इस कारण से ही इसे पाचन ग्रंथि कहा जाता है। इस कारण से इसे पाचन ग्रंथि कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है कि पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि है। कितनी लार ग्रंथियां हैं, तो संख्या 6 में है। पेयर कितने हैं, 3 है। सेकेंड क्या याद रखना है हमको कि पैरोटिड है, जो किसके नीचे है, कान के नीचे है। और मम्स, इसमें रोग होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, मम्स रोग होता है, जिसे गलसुआ कहते हैं।
या गलगंड कहा जाता है या गलसोंद कहा जाता है। देन आता है सबमैंडिबुलर, आता है जबड़े के दोनों ओर उपस्थित होती है। देन होती है आपकी सबलिंगुअल, जो जीभ के दोनों ओर, जीवा के दोनों ओर उपस्थित होती है। क्लियर। दूसरी हमारी ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि है लिवर। पाचन में इसने सहायता की है। पाचन कहां पर हुआ, हमारे मुख में पाचन हुआ, यहां से पाचन होने के पश्चात ईसोफेगस के थ्रू कहां पहुंच जाता है, अमाशय पहुंचता है। अमाशय पाचन हो जाएगा। अमाशय पाचन होने के पश्चात जहां पहुंचता है वह कहलाता है आपका छोटी आंत। और छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जिसे क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। इस ड्यूडेनम में पाचन के लिए, ड्यूडेनम में जो पाचन होता है, ड्यूडेनम में जो पाचन होता है यह पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऊपर जो ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है लिवर, और साइड में एक ग्रंथि होती है, यहाँ ये लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है, और साइड में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पेनक्रियास। तो जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो कि ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ग्रंथि पढ़ने वाले लिवर, कि लिवर किस प्रकार से सहायता करती है और पाचन ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। तो फर्स्ट जो लिवर ग्रंथि होती है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हमारे, चूंकि ग्रंथि है तो ग्रंथि के विषय में यहाँ क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लिवर होती है, जिसका वेट होता है 1.5 to 2 kg के लगभग होता है इसका वेट। और लार्जेस्ट ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्रंथि होती है। अब सबसे पहले यदि मैं बोल रहा हूं, ग्लैंड बोल रहा हूं, ग्रंथियों के विषय में बोल रहा हूं, तो ग्रंथियों के विषय में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्योंकि ग्रंथि तो हम पढ़ने वाले हैं, पर ग्रंथियों के विषय में यहाँ हम जान लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ग्रंथि हम बोल रहे हैं तो ग्रंथि वो होती हैं जो या तो एंजाइम का स्त्राव करती हैं, एंजाइम का स्त्राव करती हैं, या तो फिर हार्मोन का स्त्राव करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी ग्रंथियां। पर यहां पर एक किसका स्त्राव करती है, ये एंजाइम का स्त्राव करती है, और अन्य पदार्थों का स्त्राव करती है जो हमारी अन्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है 1.5 to 2 kg, इसका वेट पूछा जाता है, इसका वेट पूछा जाता है, और लार्जेस्ट ग्रंथि है, और किसका स्त्राव करती है, एंजाइम का स्त्राव करती है। सेकेंड, लिवर जो ग्रंथि होती है, लिवर 2 भागों में विभक्त होती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 2 भागों में विभक्त होती है, 2 भाग। इन भागों को बोला जाता है हेपाटिक, हेपाटिक कहा जाता है। फर्स्ट भाग ये कहलाता है, सेकेंड भाग ये कहलाता है। इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण रस स्त्रावित होता है, इस रस को बोला जाता है बाइल जूस। यही पाचन में सहायता करता है। जैसे ही बाइल जूस का नाम आ जाता है तो बाइल जूस का काम क्या है और प्रकृति क्या है उसको याद आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वहीं से आता है आपका कि बाइल जूस निकल रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, यह प्रकृति होती है इसकी क्षारीय होती है। अब प्रकृति क्षारीय होती है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.7 इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। कोई भी क्षारीय यदि पदार्थ होगा या तो द्रव होगा, लिक्विड होगा, तो उसका पीएच वैल्यू 7 के एबव होगा, 7 के एबव होना चाहिए, तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यदि 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, वो कहलाएगा न्यूट्रल कहलाएगा। और 7 से यदि कम है, यदि 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, वो एसिडिक। क्लियर। अब आ जाते हैं बाइल जूस। बाइल जूस की प्रकृति कैसी रहती है, सबसे पहले क्षारीय होती है, 7.7 होता है इसका पीएच। इसका कलर पूछा जाता है तो इसका कलर क्या होता है, इसका हल्का येलो कलर होता है, हल्का पीला कलर इसका होता है, हल्का पीला कलर होता है। अब हल्का पीला कलर होता है, इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले इसका काम ये होता है, थर्ड काम ये होता है कि यह जो पैनक्रियाटिक जूस यहां से निकलने वाला होता है, यहां से पैनक्रियाटिक जो, ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा है, यहाँ पैनक्रियाज दिख रहा है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, यहाँ से देखिए एक नली दिख रही है, नली जा रही है ऐसी नली, हाँ एक नली ये जा रही है, और एक नली यहाँ से आप देख रहे हैं, एक नली यहाँ से ऐसी आ रही है, एक नली यहाँ से ऐसी आ रही है। ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बाइल जूस यहाँ से निकलता है, बाइल जूस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचेगा ऐसा। यहाँ से जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से एक जूस निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, दोनों यहाँ पर साथ में मिलेंगे और दोनों साथ में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, एक कॉमन डक्ट बनाएंगे। एक कॉमन डक्ट ओपन कहाँ पे होगा, इस ड्यूडेनम में ओपन होगा, फिर ड्यूडेनम में पाचन होगा। मतलब यहाँ से कौन सा जूस निकल रहा है, बाइल जूस, और यहाँ से कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस।
चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं लिवर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम बाइल जूस के संबंध में देखते हैं और गॉल ब्लैडर के संबंध में देखते हैं, फिर पैनक्रियाटिक जूस के संबंध में देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हल्का इसका कलर क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें एंजाइम होते हैं, तो इसमें एंजाइम नहीं होते, इसमें एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वह क्वेश्चन यह बोलता है कि बाइल जूस की प्रकृति क्षारीय है, पीएच वैल्यू 7.7 है, और यह जो हमारा भोजन है उसको क्या कर रहा है, उसको एसिडिक कर रहा है, उसको क्षारीय कर रहा है। तो इसमें एंजाइम है क्या, नहीं है? तो इसमें एंजाइम नहीं है, केवल यह पैनक्रियाटिक जूस को ही एक्साइट कर रहा है और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम को ही एक्साइट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है कि गॉल ब्लैडर, यहां पर एक छोटा सा आपको एक ऑर्गन दिख रहा है, ये ऑर्गन इसके ही लिवर के नीचे उपस्थित होता है, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये है आपका गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, सबसे पहले यहां से यही क्वेश्चन आता है कि गॉल ब्लैडर का आकार कैसा होता है, तो पियर शेप का आकार होता है, और आया हुआ क्वेश्चन है ये नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप का आकार का होता है और ये नाशपाती के आकार का होता है। और ये इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कलेक्शन करने का कार्य होता है, स्टोरेज करने का कार्य होता है। क्या स्टोरेज करने का कार्य होता है कि जो ऊपर से बाइल जूस निकल रहा है उसको ही स्टोरेज करने का कार्य होता है। तो बाइल जूस को स्टोरेज करने का कार्य होता है, बाइल जूस स्टोरेज, बाइल जूस स्टोरेज का कार्य होता है। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि यहां से तो इसने सबसे पहले एक सिक्रीशन किया, सबसे पहले हमने क्या जाना कि लिवर क्या है 1.5 to 2 kg तक इसका वेट होता है। सेकंड क्या जाना हमने कि इसमें बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं और उसका क्षारीय प्रकृति होते हैं। सिक्रीशन और कुछ भी करता है लिवर की, चूंकि हम लिवर के संबंध में पढ़ रहे हैं तो लिवर के संबंध में और तीसरा क्या सिक्रीशन करता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है, आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है वो इसी के द्वारा होता है। कब होता है, तब होता है जब भ्रूणी अवस्था में हो, जब भ्रूणी अवस्था में हो तब आरबीसी का फॉर्मेशन लिवर के द्वारा ही होता है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन लिवर के द्वारा होता है या तो फिर स्प्लीन के द्वारा होता है। तो यहां पर आपने आरबीसी का फॉर्मेशन पढ़ लिया लिवर और स्प्लीन के द्वारा, चाहे आरबीसी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यहां पर आपको पता चल गया कि आरबीसी का फॉर्मेशन जब भ्रूणी अवस्था में बालक होता है तो कहां होता है, लिवर में होता है। नेक्स्ट या तो स्प्लीन में होता है। यदि लिवर आता है, यदि ऑप्शन आता है लिवर आता है तो आंसर क्या लगाना है आपको, लिवर। यदि दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं तो आंसर क्या लगाना है आपको, स्प्लीन लगाना है। क्लियर? देन आरबीसी का फॉर्मेशन जहां पर होता है, आरबीसी के मरने के पश्चात मतलब 20 से 120 दिन के पश्चात यदि उसका एब्जॉर्प्शन होता है तो किसके द्वारा होता है, वहीं पर हो जाता है, मतलब लिवर के द्वारा ही होता है। इसलिए लिवर को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, लिवर ग्रेवयार्ड या तो कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, कब्रगाह के नाम से, ग्रेवयार्ड, लिवर ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। किसका ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, और इसे ही ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। क्लियर? तो अभी केवल देख रहे हैं सिक्रीशन देख रहे हैं, पहला किसका सिक्रीशन किया, बाइल जूस का सिक्रीशन किया, दूसरा सिक्रीशन किसका किया, आरबीसी का सिक्रीशन किया, और उसका एब्जॉर्प्शन भी कर लिया। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट एक बिलीरुबिन होता है, हाँ बिलीरुबिन होता है, इसका सिक्रीशन भी करता है और इसका एब्जॉर्प्शन भी करता है लिवर के द्वारा। बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है, इसका सिक्रीशन भी इसके द्वारा ही किया जाता है, और येलो पिगमेंट होता है मतलब पीला वर्णक, पीला वर्णक होता है, वर्णक होता है, इसका सिक्रीशन भी इसके द्वारा ही किया जाता है, सिक्रीशन भी इसके द्वारा ही किया जाता है, मतलब उत्सर्जन भी इसी के द्वारा किया जाता है, और अवशोषण भी इसी के द्वारा ही कर दिया जाता है, अवशोषण भी इसी के द्वारा किया जाता है। सिक्रीशन भी किया, अवशोषण भी किया। अब यदि अवशोषण नहीं हो रहा है, बिलीरुबिन चूंकि क्या है, एक येलो पिगमेंट है, यह पीला वर्णक है, यदि इसका अवशोषण नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका लिवर अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है और आपको एक रोग हो रहा है, उस रोग का नाम होता है जॉन्डिस, पीलिया, उस रोग का नाम होता है जॉन्डिस। तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन यहां से आता है, कहां से, यदि बीमारी के संबंध में क्वेश्चन आता है कि जॉन्डिस में अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा रहता है, तो लिवर ही आपका अफेक्टेड ऑर्गन होता है, और उसमें क्या होता है कि येलो
पिगमेंट जो कि बिलिरुबिन होता है आपके संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, और संपूर्ण शरीर में फैलने के पश्चात कभी कभी आपके शरीर से जो पोर्स होते हैं पोर्स से बाहर भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जॉइंटिस की निशानी होती है। नेक्स्ट जो होता है 6 नंबर का क्या होता है कि इसने अभी सिक्रीशन कर रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का भी सिक्रीशन करता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। प्रोटीन जो होती है इसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इसका भी सिक्रीशन करता है। ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? फाइब्रिनोजन करता है ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है। ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है आपके शरीर में। यदि कोई घाव लग जाए तो घाव के बाहर, मतलब आपके शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग का कार्य जो करता है वो फाइब्रिनोजन द्वारा किया जाता है। पर यदि हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें ब्लड क्लॉट ना हो, उसके लिए भी एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। उसके लिए भी एक प्रोटीन का निर्माण करता है हेपेरिन, जो दोनों केवल लिवर के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट लिवर ही एक रहता है कि यदि आपके शरीर में अमोनिया की मात्रा है, यदि आपके शरीर में अमोनिया की मात्रा है तो उसमें यूरिया में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है और क्षमता रखता है, जो कि रहता है लिवर। और यही यूरिया रहता है जो आपके बाद में किडनी के द्वारा यूरिन में कन्वर्ट होती है। तो लिवर ही सर्वप्रथम आपकी अमोनिया जो कि हानिकारक होता है हमारे शरीर में, उसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट करता है। लिवर ही जो होता है कि यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, अर्थात किसकी कमी है? कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो उस प्रोटीन को, हमारे शरीर में यदि आप प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। और यदि आपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक ली है, यदि आपने खाना किसके बराबर खाया? 4 व्यक्तियों के बराबर, ठीक है, और अब उसमें काम तो कर नहीं रहे हैं, तो 4 व्यक्तियों के बराबर खाना जो आपने खाया वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा? मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत सारे ले लिया है, अब एक कार्बोहाइड्रेट किस में जाएगा? बिल्कुल आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट जाएगा फिर फैट में, एक स्टोरेज फूड बन जाएगा। वो आपने खाना क्यों लिया है, इतना सारा खाना क्यों लिया है? यदि 2-3 दिन खाना है, यदि नहीं खाने वाले तो उसको ही उपयोग में लाने वाले हैं। क्लियर? हाँ, तो एज अ फैट के रूप में आपने खा तो लिया है, तो हमारे शरीर का काम है ना बस स्टोरेज करने का काम, तो एज अ फैट के रूप में स्टोरेज हो जाएगा। तो यही फैट रहता है जो आपको एनर्जी देता है जब टूट कर। यदि आपने खाना बंद कर दिया, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना, जो लोग रहते हैं, जो फैटी लोग रहते हैं, वो डाइटिंग में जाते हैं तो थोड़े कुछ दिन खाना बंद करते हैं। अब खाना बंद कर देते हैं, या तो कम कर देते हैं, या तो फैट लेना कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेना कम कर रहे हैं तो जो उनका फैट जमा हुआ है, अंदर जमा करके रखा है उनने, वो क्या करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर क्या देगा? ऊर्जा देगा। तो उनको ऊर्जा मिलती रहेगी, बाकायदा उनको ऊर्जा मिलती रहेगी। और जो ऊर्जा मिलेगी किससे मिलेगी? इसी फैट से मिलेगी जो उन्हें स्टोरेज करके बहुत समय से रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पूरा लिवर हुआ। लिवर में क्या क्या देखा हमने? लिवर में सबसे पहले देखा कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन बोले या तो सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। नेक्स्ट है क्या? लिवर ने क्या, इसका वेट पूछा जाता है तो वेट कितना है? 1.5 to 2 kg इसका वेट है। देन लिवर क्या करता है? लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस का प्रकृति कैसी रहती है? ये क्षारीय होती है। 7.7 इसका पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट ये हल्का पीले, बाइल जूस के बारे में बात आ रही है तो कैसा रहता है? हल्का पीले रंग का होता है, इसमें एंजाइम नहीं होते। यहाँ पर एक एक जो लाइन है आपके, एक एक पॉइंट है, यहाँ पर एक यदि एक बॉक्स बना है तो आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बाइल जूस यहाँ से निकला, लिवर से यहाँ से निकला, तो कलेक्ट कहाँ पे होगा? कलेक्ट यहाँ पे होगा। तो गॉल ब्लैडर के विषय में आ जाते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा अंग है, किसके? लिवर के नीचे उपस्थित होता है। नाशपाती के आकार का होता है। कार्य क्या होता है? स्टोरेज करना होता है। क्या स्टोरेज करना है? जो ऊपर से बाइल जूस निकल रहा है, और यहाँ से एक डक्ट निकलता है और पेनक्रियास से एक डक्ट निकलता है। दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जो ड्यूडेनम में दोनों रसों को छोड़ देते हैं। क्लियर? देन लिवर के विषय में अन्य बात क्या आती है कि लिवर आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कर देता है, बाकी सबका ही फॉर्मेशन करता है। बाकी आरबीसी का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रूप से करता है, उसको क्या कर देता है? फिर एब्जॉर्ब भी करता है। यदि मर जाती हैं, जब समाप्त हो जाती हैं 20 डेज में, 120 डेज में समाप्त हो जाती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। क्लियर?
देन बिलीरुबिन का फॉर्मेशन करता है, और बिलीरुबिन अधिक हो रही है मतलब इसका काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसे पीलिया कहा जाता है, नॉर्मली पीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट, दो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। कब? शरीर में जब घाव लग जाता है उसके बाहर। अंदर साइड फाइब्रिनोजन है पर क्लॉटिंग नहीं करेगा। क्यों क्लॉटिंग नहीं करेगा? क्योंकि एक और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम क्या है? हेपेरिन, जो शरीर के अंदर क्लॉटिंग होने से रोकता है। देन हमारे शरीर में यदि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो किडनी के द्वारा यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यदि आपके शरीर में प्रोटीन है और ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया गया है तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। और पाचन में तो हमने देखा, पाचन में चूंकि हमने पाचन ग्रंथि के रूप में पढ़ रहे हैं तो पाचन में सहायता कैसे करता है? बाइल जूस के रूप में पाचन में सहायता करता है। देन आता है हमारा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास जैसे ही हम देखते हैं तो पेनक्रियास सबसे पहले नेक्स्ट जो ग्रंथि होती है हमारी पेनक्रियास, तो पेनक्रियास ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। अब मिश्रित ग्रंथि, फर्स्ट क्वेश्चन यही हो गया कि मिश्रित ग्रंथि क्या होता है और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियास है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है वो कौन सी? आपकी पेनक्रियास है, जो आपको यहाँ पत्तीनुमा संरचना में एक दिखाई दे रही है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? थर्ड क्वेश्चन यहां से आता है कि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी यदि हमने ग्रंथियां पढ़ा तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो हार्मोन को स्रावित करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो एंजाइम को स्रावित करती है, जो एंजाइम को स्रावित करती है। अब इसको हमने बोला अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों, तो ये दोनों को स्राव करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में रखा जाता है। अब ये दोनों का स्राव किस रूप में करती है? जब एंजाइम का स्राव करती है तो ये पेनक्रियाटिक जूस के रूप में स्राव करती है, पेनक्रियाटिक जूस के रूप में पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है। इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं ताल, 3 एंजाइम बोलते हैं जिसको बोलते हैं ताल। T फॉर होता है ट्रिप्सिन, A फॉर होता है एमाइलेज और L फॉर होता है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो करता है प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है ये करता है फैट कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि लाइपेज होता है ये किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि किस जूस को कंप्लीट या तो पूर्ण पाचक रस के रूप में जाना जाता है? तो पेनक्रियाटिक जूस ही ऐसा रहता है जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मीन्स पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस या पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो यहां पर हमको सबसे पहले बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है, तो एंजाइम के रूप में स्राव हमने देखा ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज स्राव करती है। फिर हमने देखा चूंकि यह अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है, अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है, तो ये हार्मोन का स्राव करती है। तो जैसे ही हार्मोन का स्राव करने का आता है तो यहां पर 3 सेल निकल के आती हैं जिसे बोला जाता है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी में बोला जाता है लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की
द्वीपिका। क्लियर? स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बेसिकली ये होते क्या है, ये होते हैं सेल होते हैं, और ये सेल 3 सेल होते हैं। पहला होता है अल्फा होता है, दूसरा होता है बीटा होता है, तीसरा होता है डेल्टा होता है। ठीक है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा होता है, तीसरा डेल्टा होता है। इसे स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ही ये पैनक्रियास था। पैनक्रियास में 3 सेलों की खोज की गई थी, जैसे अल्फा और बीटा और डेल्टा कहा था, और ने बताया था कि इन सेलों के द्वारा 3 हार्मोन्स का स्राव होता है। चूंकि यदि हमने बोला कि यदि यह अंतःस्रावी के रूप में कार्य कर रही है तो हार्मोन का स्राव करना चाहिए। अंतःस्रावी के रूप में कार्य कर रही है तो किसका स्राव करना चाहिए? हार्मोन का। तो इन्हें 3 सेल देखी, अल्फा बीटा एंड डेल्टा देखा, वो बताया कि अल्फा के द्वारा ग्लूकागोन का स्राव किया जाता है, ग्लूकागोन का स्राव किया जाता है, जो कि एक हार्मोन होता है। बीटा के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है, ये भी एक हार्मोन होता है। और डेल्टा के द्वारा सोमाटोस्टैटिन का स्राव किया जाता है, जो आल्सो एक हार्मोन होता है। इन हार्मोनों का कार्य क्या होता है? हार्मोनों का कार्य यदि होता है तो हार्मोनों का कार्य ही होता है वृद्धि और सक्रियता बनाए रखना। हार्मोनों का कार्य होता है वृद्धि और सक्रियता बनाए रखना। तो वृद्धि और सक्रियता इन तीनों के द्वारा होती है। सबसे पहले जो ग्लूकागोन है, इसको याद कैसे रखा जाए? क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि अल्फा सेल द्वारा किसका स्राव होता है। तो यहां से जो अल्फा है, आपको उसको धीरे से यदि आप देखें तो अल्फा अच्छे से अल्फा जी आराम से बन सकता है। ठीक है, तो याद रखें ग्लूकागोन। बीटा है तो बीटा आई आराम से बन सकता है, और डेल्टा है तो उसको एस के रूप में हम फॉर्म कर सकते हैं। तो डेल्टा सोमाटोस्टैटिन हार्मोन, डेल्टा को हम एस रूप में फॉर्म कर सकते हैं। अब ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है? तो ग्लूकागोन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो डायबिटीज के लिए या तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि किस सेल के द्वारा स्रावित होता है। तो किस सेल द्वारा स्रावित होता है? बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? बीटा सेल द्वारा इंसुलिन स्रावित होता तो है, पर इसकी कमी से अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो यदि इसकी जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन आपकी शुगर की मात्रा को बैलेंस करता है। यदि इंसुलिन अधिक होगा तो शुगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुगर अधिक हो जाएगा। तो यदि इंसुलिन कम होता है, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम बोलते हैं शुगर या तो फिर डायबिटीज। और इस रोग में आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति को शुगर हो रहा है, शुगर मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, शक्कर की मात्रा या तो शुगर की मात्रा बढ़े आना। क्लियर? तो उसको इंसुलिन चढ़ाया जाता है। शुगर की मात्रा बढ़ी मतलब इंसुलिन की कमी, तो उसको क्या चढ़ाया जाता है? फिर इंसुलिन चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, यदि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो गई तब भी दिक्कत है। यदि ये क्या हो गई? ये अधिक हो गई तो क्या हो जाएगी? शुगर की मात्रा में कमी हो जाएगी। इस रोग को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इस रोग को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। देन सोमाटोस्टैटिन आता है। आपका सोमाटोस्टैटिन। तो सोमाटोस्टैटिन क्या करता है? सोमाटोस्टैटिन बस आपके सौंगीकरण के भाग को बढ़ाता है। सौंगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, उसके टाइम को, एसिमिलेशन टाइम को इंक्रीज कर देता है। अब सौंगीकरण हमने देखा था, सौंगीकरण क्या होता है? हाँ, अवशोषित पदार्थ को उपयोग करने का समय ही क्या कहलाता है? सौंगीकरण कहलाता है। तो उसके समय को बढ़ाने का काम किसका होता है? सोमाटोस्टैटिन का होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा पैनक्रियास
पैनक्रियास ग्रंथि है यह मिक्स्ड ग्रंथि होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी ग्रंथि मिक्स्ड ग्रंथि के रूप में जानी आती है, और हमने बोला मिक्स्ड ग्रंथि के रूप में आपकी पैनक्रियास जानी आती है। तो क्यों जानी आती है? इसलिए जानी आती है क्योंकि यह अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और यह बाह्यस्रावी के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट, यदि यह अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तो किसका स्राव करेगी? हार्मोन का स्राव करेगी। यदि यह बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है तो किसका स्राव कर रही है? एंजाइम का स्राव कर रही है। और यदि एंजाइम का स्राव कर रही है तो कौन से एंजाइम होने चाहिए? एंजाइम होने चाहिए, ताल एंजाइम होने चाहिए। क्लियर? तो तीनों के कार्य हमको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पाचन में तो यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सहायक होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। चाहे आप इस ग्रंथि को पढ़ो चाहे पाचन को पढ़ो, आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज याद करना होगा ही। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि लाइपेज हम देखते हैं तो लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। चूंकि यह सभी पदार्थों का बेसिक पदार्थ, यदि हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो खाद्य पदार्थ बेसिक हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं। इन सभी पदार्थों का पाचन करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। देन यदि यह हार्मोन के रूप में कार्य करता है, यदि यह हार्मोन के रूप में कार्य करता है तो हार्मोन के लिए निकलने के लिए भी कुछ स्लेट्स होना चाहिए, दीपिका होना चाहिए। तो इन दीपिका की जो खोज की गई वो लैंगरहैंस के द्वारा की गई। तो क्वेश्चन ये भी आता है जो लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस की दीपिका है वो किसका भाग है? तो किसका भाग है? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है किसका भाग है? पैनक्रियास का भाग है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हो जाता है, पैनक्रियास का भाग। अब यहाँ पर पैनक्रियास का भाग है तो कितनी स्लेट्स है हमारे पास? अल्फा है, बीटा एंड डेल्टा, 3 स्लेट्स हैं। अल्फा द्वारा, अल्फा को जी बनाना आसान है बिल्कुल, तो जी से ग्लूकागोन का स्राव किया जाता है, बीटा से इंसुलिन का स्राव किया जाता है एंड डेल्टा से किसका स्राव किया जाता है? सोमाटोस्टैटिन का स्राव किया जाता है। जो अल्फा होता है ग्लूकागोन का स्राव करके किसको किस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जो बीटा है उसका स्राव इंसुलिन के रूप में होता है। इंसुलिन क्या करता है? ये शुगर मेंटेन करता है, ये करता है शुगर मेंटेन करने का कार्य करता है, ये शुगर मेंटेन करने का कार्य करता है। मतलब आपके शरीर में शुगर की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। यदि इसकी मात्रा अधिक कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो शुगर की मात्रा में क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंसुलिन कम, यदि इंसुलिन और शुगर कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? इंसुलिन अधिक तो शुगर कम और इंसुलिन कम तो शुगर अधिक। यदि शुगर अधिक हो जाती है तो सबको पता है क्या हो जाता है? रोग डायबिटीज हो जाता है। क्लियर? यदि इंसुलिन अधिक हो जाती है तो एक रोग और अच्छे से याद करो, डायबिटीज के बाद क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसमें फर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। देन आता है सोमाटोस्टैटिन। तो सोमाटोस्टैटिन में कार्य क्या होता है? इसका सौंगीकरण का कार्य को बढ़ाता है, समय को बढ़ाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है वो है इंसुलिन, कि इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? तो इंसुलिन स्राव कहाँ से होता है? बीटा सेल से स्राव होता है। और बेसिकली यदि बीटा सेल भी नहीं आता तो भाग किसका है? पैनक्रियास का भाग है। क्लियर? तो ये हमने पूरी ग्रंथियाँ देखी आज कि कितनी पाचक ग्रंथियाँ थी। कल हम नेक्स्ट इसके आगे की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में चलेंगे और उसको देखेंगे और उससे क्वेश्चन देखेंगे। पर इसके पहले हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि जितने आज हमने पाचन ग्रंथि में देखे तो लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप ही देखने वाले हैं, बताने वाले हैं कि इसके आंसर क्या है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।